चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद। क्लब जी के स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में लाइव डिस्कशन के बारे में सबसे पहले करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? मतलब हंगरी। तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, जो किस नदी के किनारे स्थित है? बुडापेस्ट डेन्यूब नदी है ना। कैटलिन नोवाक जो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी, जिसकी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। और जो बुडापेस्ट है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? वो है कैटलिन नोवाक। बोलिए कैटलिन नोवाक। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है कैटलिन नोवाक। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी। अब नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरुआत किया गया? वह कर्नाटक राज्य सरकार। महिला @ कार्यक्रम शुरुआत किया गया है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। महिला @ कार्यक्रम शुरुआत किया गया है कर्नाटक राज्य में। अब है मार्च 2022 को ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वह है भारत। और उप विजेता कौन रहा? नॉर्वे। मार्च 2022 को ISSF विश्व कप 2022 में मेडल के जो तालिका में थे, जो किस देश का शीर्ष स्थान दिया गया है? भारत। और उप विजेता है नॉर्वे। भारत को पहला स्थान दिया गया है ISSF विश्व कप 2022 में। भारत पहला स्थान है और उप विजेता कौन था? नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया गया है? हरियाणा राज्य सरकार। ठीक है, मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया गया है हरियाणा राज्य सरकार। सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा राज्य सरकार ने किससे संबंधित है? महिलाओं के लिए संबंधित है, महिला। नेक्स्ट है, मार्च 2022 को सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बोलिए, राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे। ठीक है, यह मार्च 2022 को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष अजय भूषण पांडे। आधार का अजय भूषण पांडे था, लेकिन अभी चेंज हुआ है क्या पता नहीं, तो देख लीजिए। हाँ, तो देख लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का मार्च 2022 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था अजय भूषण पांडे। अब नेक्स्ट है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? आंध्र प्रदेश। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और वहाँ का राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो आंध्र प्रदेश राज्य को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है। किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? IIT रुड़की। तो रुड़की कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। रुड़की जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो परम गंगा किस IIT ने विकसित किया है? IIT रुड़की। अब नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश है। सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। वही है, बिहार। जारी सूचना के अनुसार राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टॉप डिलीवरी शुरू करेगा, वह बिहार राज्य सरकार। और बिहार के वर्तमान सीएम है नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है बिहार के? फागू चौहान है ना। चेंज नहीं हुआ? ठीक है, देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का शुरुआत किया गया है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का शुरुआत किया गया है कौन सा राज्य सरकार? वह त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरुआत किया गया है? वह है त्रिपुरा। मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरुआत किया गया? ठीक है, थापर नगर झारखंड। अब थापर नगर कहाँ है? झारखंड में, धनबाद में। ठीक है, देख लीजिएगा। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरुआत किया गया?
थापरनगर झारखंड, थापरनगर जो कि झारखंड में स्थित है। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए कमांडेंट कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर बने हैं। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बी चंद्रशेखर। अभी वायुसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वी आर चौधरी यानी विवेक राम चौधरी है। अभी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष है वी आर चौधरी यानी विवेक राम चौधरी। तो इसके नए कमांडेंट बने हैं बी चंद्रशेखर। नेक्स्ट है चार धाम परियोजना समिति का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, जस्टिस ए.के. सीकरी। चार धाम परियोजना जो है तो इस समिति के नए चेयरमैन चुने गए हैं जस्टिस ए.के. सीकरी। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है? एक संगठन का नाम है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव एक अभियान लॉन्च किया है? एक संगठन का नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। यूनिसेफ का स्थापना 1946 और किसी किसी में 45 भी दिया रहता है, तो ये नेट के माध्यम से जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का पूरा नाम कोई बोल सकते हैं? बोलिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड पूरा नाम है इसका। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। सब लोग मन में दो दो बार बोलना है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो अभियान है लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? यूनिसेफ का द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। मार्च 2022 को भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बन गया? चेन्नई सुपर किंग्स। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बन गया है? चेन्नई सुपर किंग्स। इसके कप्तान कौन है चेन्नई सुपर किंग्स? MS धोनी है ना? ठीक है, ठीक। किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किसको? गोल्फर वो तो नहीं है अभी। औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, वह है टाइगर वुड्स। इसका संबंध है गोल्फ से। इसको हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स गोल्फ अमेरिका का है, ठीक है। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। इसको वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किसको? टाइगर वुड्स को शामिल किया गया। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरुआत किया गया है? कौन सा मंत्रालय? MSME मंत्रालय। इसका पूरा नाम है MSME का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा यह आता है। तो महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता समर्थन अभियान जो है कौन शुरुआत किया गया है? MSME। कौन है अभी मंत्री MSME? ठीक है, नारायण राणे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है नारायण राणे। तो इसी ने समर्थ अभियान लॉन्च किया है। किसने? ठीक, MSME मंत्रालय द्वारा समर्थ अभियान। ठीक, MSME मंत्रालय द्वारा। किसने हैज लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरुआत किया गया है? ठीक है, HDFC म्यूचुअल फंड। हैज लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल का शुरुआत किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड। और HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो HDFC म्यूचुअल फंड ने हैज लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल का शुरुआत किया गया। यदि किसी को दिक्कत है या दोबारा पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अभी वर्तमान में CM कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान है ना। कमलनाथ का सरकार गिर गया, ठीक है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? हाँ, मंगू भाई छगन भाई पटेल है क्या? ठीक। मध्य प्रदेश के वर्तमान CM है शिवराज सिंह चौहान और इसके राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल।
ये सब याद रखना है, यदि आएगा तो लगाइएगा ठीक। बाल बजट किसने पेश किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। बालिका पंचायत तो हाँ, बालिका पंचायत पुनरिया जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। बताइए तो आज 2 दिसंबर है, आज कौन सा दिवस है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कल भूल गए थे, एगो दिवस है 1 दिसंबर, कौन सा दिवस है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, ठीक है। और बीएसएफ का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965। तो बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और विश्व एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को मनाते हैं। और आज 2 दिसंबर है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, आज ही के दिन है। 2022 को किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नामांकित किया गया है? किन्हें? गीतांजलि श्री। इसकी कृति का क्या नाम है? टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की सामग्री, शायद यही है ना, ठीक है। तो अनुवादित हिंदी उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला गया है। कब? 2022 को। और इसका कृति का क्या नाम है? टॉम्ब ऑफ सैंड, जो कि हिंदी उपन्यास है, ठीक है, हिंदी उपन्यास। हाँ, 2022 मार्च को चर्चा में रहा पंडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है? पंडरेथन मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? सबसे ऊपर में, जम्मू कश्मीर। पंडरेथन मंदिर जो है वो मार्च 2022 को चर्चा में रहा था। तो पंडरेथन जो मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। बताइए 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सबको बोलना है 24 दिसंबर, याद करना है कि नहीं? तो बोलिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। और 15 मार्च को कौन सा दिवस है? विश्व उपभोक्ता दिवस। तो विश्व और राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए टिक लगाना है। 15 मार्च 2022 को किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरुआत किया गया? कौन सा बैंक है जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरुआत किया है? किसने? वो है डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया। डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया, इसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरुआत किया गया, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया। बताए तो भारत की सबसे बड़ी 33 सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य सरकार ने उद्घाटन किया? तमिलनाडु। कल पढ़े थे बोला। भारत की सबसे बड़ी 33 सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? बताइए। विल स्मिथ ने जीता है। विल स्मिथ। बाफ्टा अवार्ड जो कि 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड से नवाजा गया है, किसको दिन नवाजा गया? विल स्मिथ। इधर से आवाज आना चाहिए, ठीक है ना, विल स्मिथ। अब बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग। और लीडिंग एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ। विल स्मिथ लीडिंग एक्टर का अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोलेगा तो द पावर ऑफ द डॉग। और माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हैदराबाद में, जो कि कल पढ़े थे, हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा हैदराबाद। और 9 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च। और सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन गया है? भारत आयातक देश बन गया है सिपरी के अनुसार, वो है भारत। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? भारत, ठीक है। आता है सबसे ज्यादा आयातक देश बन गया है भारत। सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन गया?
भारत, जिसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। कब बना था भारत का राजधानी? 1912 में बना था। घोषणा कब किया गया था? 1911। भारत की राजधानी नई दिल्ली की घोषणा, मतलब राजधानी नई दिल्ली बनेगा, 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में बना था। ठीक है। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बोलिए। हाँ, हाथ सही है। अच्छा ठीक है, आपके बारे में विचार किया जाएगा। आप लोग यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 16 मार्च 2022 को, मतलब बोलिए पहले दिवस कौन सा मनाते हैं? 16 मार्च को 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता? कोरोना वायरस फेमस हो गया है, कोरोना वायरस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अब करंट को यहीं पर रखते हैं, अब दूसरे विषय के बारे में स्टार्ट कर। अब हम कुछ इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। भारत राष्ट्र कांग्रेस, सबसे पहले इसकी स्थापना किसने किया था और कब किया था? ए हो ह्यूम। 1800, ठीक है, 28 दिसंबर 1885। भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम। अब ए ओ का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके वर्तमान में अभी चेयरमैन कौन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हाल ही में अभी चुने गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? अभी बताएं। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 28 दिसंबर 1885। बैठ जाइए, उधर खाली है, बैठिए। अब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको शॉर्ट में WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना किया था A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए। सुनिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में एक बीमारी फैल जाने के कारण, कौन सा बीमारी था? प्लेग। तो प्लेग चूहा के कारण फैलता है, तो पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन को पुणे में न करके कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया जाना था, पुणे में, लेकिन वहाँ एक बीमारी फैल गया था, प्लेग, और उसको चेंज करके कहाँ किया गया? मुंबई में। कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? 1885 में ही हुआ था। और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी। सबको बोलना है, ठीक है ना, तब याद रहेगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज को राष्ट्र मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? हाँ, दादा भाई नौरोजी। स्वराज को राष्ट्र मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। अब बताइए, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, किसने? वह लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया गया था, तो किसने? लॉर्ड डफरिन ने। किसको उड़ाया था? कांग्रेस को। कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। ये कांग्रेस से शायद जुड़े थे लेकिन इसको अध्यक्ष नहीं चुना गया ना। पहला पारसी दादा भाई नौरोजी है ना। पहला पारसी देख लीजिएगा, ठीक है देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? किस अधिवेशन और कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस ने के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? यानी इसका नारा दिया था कौन? बाल गंगाधर तिलक, जो कि अध्यक्ष नहीं चुने गए थे कभी भी। तो कब दिया गया था यह नारा? लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल है ना। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश से थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया। यह कहाँ किया गया था अधिवेशन? बेलगांव, जो कि कर्नाटक में स्थित है। बेलगांव कर्नाटक, जो 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा एक बार अध्यक्षता किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। बेलगांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कुछ पूछना है क्या? पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 के कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। हाँ, 1939 के कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब? 1939 को। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन दिया गया। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सेफ्टी वॉल्व वह लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? लाला लाजपत राय। इसी को सिर पर लाठी पर प्रहार किया था। हाँ, 1928। इसी ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय। हाँ, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आचार्य JV कृपलानी। यानी 1947 स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? किसके मध्य? 1916, जो कि लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? वह लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916। इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना कौन किया था? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। मुस्लिम लीग का स्थापना सलीमुल्लाह खां, आगा खां। कब किया गया था? मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना किया गया था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे? लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद।
लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के चेयरमैन रहे हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक है। और कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1885। किसने किया था? एओ ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, थोड़ा पर्यावरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट विषय पर देखेंगे। बताइए 10% नियम किससे संबंधित है? मतलब 10% का नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, रेमंड लिंडेमैन, इसी ने 10% का नियम दिया था, रेमंड लिंडेमैन। अब है सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? डीप इकोलॉजी यानी गहन मतलब डीप, और पारिस्थितिकी को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो शब्द का प्रयोग किसने किया था? वह अर्नी नेस ने किया था, अर्नी नेस। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नी नेस ने किया था। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी है महासागर, सर्वाधिक स्थायी है महासागर। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? वह ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, एजी टांसले ने। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले। उधर बोलना है, ठीक है ना। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले। अब भारत में रामसर आर्द्रभूमि है, तो थोड़ा बहुत इसको भी देख लेते हैं। भारत में रामसर आर्द्रभूमि, यहाँ तो 49 दिया गया है, अभी बढ़ गया है ना। ठीक है, अभी पहले का है, अभी और करंट में चेंज हो गया है, तो देख लीजिएगा। बताइए वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? वह जम्मू कश्मीर। हाँ, वुलर झील जम्मू कश्मीर, वही तो है। बुलरो झील है, तो देखिए। अच्छा बताइए, तो हम नहीं जानते, तो हम लोग तो नहीं जानते। देख लीजिए इसके बारे में, बताइए थोड़ा देख के, ठीक है। होकेरा आर्द्रभूमि, ठीक है, आपका जवाब दिया जाएगा, अभी तुरंत जवाब दिया। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। किसी को डाउट है तो तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसका ये नहीं कि वीडियो बन रहा है तो बाद में पूछेंगे या कल पूछेंगे, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। और आप लोगों को भी किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। सुरिनसर मानेसर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। सुरिनसर और मानेसर जम्मू कश्मीर। बताइए तसोकर झील लद्दाख। तसोकर झील कहाँ स्थित है? लद्दाख। बताइए, आप बताइए, ठीक है ना। चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? हाँ, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। सब ताल उत्तराखंड है, लेकिन एक अपवाद है चंद्रताल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यदि ताल होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, और आप लोग यदि जानते हैं तो शेयर कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अभी तक तो फिलहाल एक ही को जानते हैं, चंद्रताल जो है हिमाचल प्रदेश, बाद बाकी सब उत्तराखंड में, सही है ना। ठीक है। रेणुका झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जो सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरवन का पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है पश्चिम बंगाल, जो कि सुंदरवन का डेल्टा है ना। और सबसे छोटा है रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और एक झील है पोंग डैम झील, कहाँ स्थित है? पोंग डैम हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश, तो पोंग डैम कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। पूछेगा पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी। ब्यास नदी जो कि हिमाचल प्रदेश। और चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश। इधर बताइएगा, ठीक है ना, खाली सुनना नहीं है। हरिके झील कहाँ पर स्थित है? यह एक कृत्रिम आर्द्रभूमि है, ठीक। कृत्रिम मतलब हाथ से बनाया हुआ, आर्टिफिशियल। वो है पंजाब में स्थित है। हरिके झील यानी कृत्रिम आर्द्रभूमि, इसको बनाया गया है, तो कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। पंजाब की राजधानी कौन है? चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब के वर्तमान सीएम कौन है?
भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के है। भगवंत मान ये कितना सीट जीता गया था इसके द्वारा? 92, यानी 92 सीट जीता गया था पंजाब में, आम आदमी पार्टी। बताइए। पंजाब का राज्यपाल देखिए, थोड़ा राज्यपाल देखिए। पंजाब बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, देख लीजिएगा, काहे कि चेंज होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है? केरल। अष्टमुदी झील केरल। अभी फिलहाल इतने देखते हैं, फिर कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा किए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी खेल कूद के बारे में कुछ विस्तृत चर्चा करते हैं, जैसे वाटर पोलो। तो इस खेल की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? वाटर पोलो इंग्लैंड में। वाटर पोलो इंग्लैंड में। अभी बताइए, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनाक, जो भारतीय मूल के व्यक्ति है, ठीक हो ना। ब्रिटेन के वर्तमान में है प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, जो ठीक है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति है ना, ऋषि सुनाक। हाँ या ना बोलना है। तो वाटर पोलो खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमेच्योर, यानी फीना। इसके बारे में शायद कल हम लोग पढ़े थे। बताइए, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। यानी लगभग सबका स्विट्जरलैंड है, लेकिन एक दो में ध्यान रखना, ठीक है ना। वाटर पोलो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। और वाटर पोलो में यहाँ दिया गया है कि प्रत्येक टीम में 13 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन स्पीड में दिया है कि 7। अब देखिए क्यों दिया गया है। अब देखिए, प्रत्येक टीम में 13 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 7, फिर ब्रैकेट में दिया 6 खिलाड़ी एवं 1 गोलकीपर पूल में है, तथा 6 स्थानापन्न होते हैं, यानी 7 और 6 मतलब 6 स्थानापन्न, यानी चेंज होता है इधर उधर से, और 6 खेलता है। 6 खिलाड़ी एवं 1 गोलकीपर जो कि पूल में है, और 6 चेंज होते हैं बार बार, मतलब कुल 13। अब ऑप्शन में क्या दिया रहेगा इसके बारे में देख के टिक लगाना। अब एथलेटिक्स, इसकी सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स है, यानी IAAF। IAAF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स। जब तक मुंह से नहीं बोलिएगा जीवन में याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो मुंह से बोलना है, 2 बार 3 बार 4 बार जब होगा मुंह से बोलना है। अब किसी किसी का याद हो जाता है तो वो अपवाद में है, ठीक है ना। किसी का यदि याद हो जाएगा तो वो अपवाद में है, लेकिन बिना बोले याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। एथलेटिक्स, IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1912 में किया गया था। एथलेटिक्स इसका स्थापना 1912 में किया गया था। IAAF प्रत्येक 4 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन करती है। प्रत्येक 4 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन करती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये NTPC CBT 2 का क्वेश्चन है। एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोनाको, ठीक है, देख लीजिएगा। NTPC CBT 2 में हाल ही में पूछा गया, 2022 में हुआ था ना एग्जाम। एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोनाको, जो कि मोंटे कार्लो शहर है, मोनाको में स्थित है। एथलेटिक्स के अंतर्गत हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और पोल वॉल्ट आदि खेल से सम्मिलित है। मतलब इससे महत्वपूर्ण शब्दावली है। ये सब क्या क्या है? हेप्टाथलॉन है, डेकाथलॉन है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है और पोल वॉल्ट है। ये सब एथलेटिक्स से संबंधित है। एथलेटिक्स के अंतर्गत बहुत सारा खेल आता है, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखना है। बताइए तो कनाडा का राष्ट्र खेल क्या है? आइस हॉकी। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कनाडा का ओटावा। और मुद्रा क्या है? डॉलर। कनाडा ओटावा मुद्रा है डॉलर। ब्राजील का राष्ट्र खेल क्या है? फुटबॉल। ब्राजील का राष्ट्र खेल है फुटबॉल। यदि धीरे लग रहा है तो कोई बोलिएगा, ठीक है ना। ब्राजील का राष्ट्र खेल है फुटबॉल। इंडोनेशिया का राष्ट्र खेल क्या है? बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का है बैडमिंटन। चीन का राष्ट्र खेल क्या है? टेबल टेनिस। आप बताइए, टेबल टेनिस का शुरुआत किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड, ठीक है। टेबल टेनिस का शुरुआत इंग्लैंड देश से हुआ था, लेकिन राष्ट्र खेल है किसका? चीन का है।
चीन का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अभी वहाँ नारेबाजी हो रहा है, ठीक है ना। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन का वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अभी वहाँ छात्र लोग सड़क पर उतर आए हैं। इंग्लैंड का राष्ट्र खेल क्या है? क्रिकेट। इंग्लैंड का राष्ट्र खेल है क्रिकेट। फिर कल राष्ट्र खेल के बारे में चर्चा करेंगे, अभी देखते हैं। बताइए लवलीना बोरगोहान किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। लवलीना बोरगोहान मुक्केबाजी से संबंधित है, यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। असम के है ना, ठीक है, देख लीजिएगा। मनीष नरवाल किस खेल से संबंधित है? मैंने पैराशूटिंग दिया गया। मनीष नरवाल पैराशूटिंग से संबंधित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल। विलियम टॉड किस खेल से संबंधित है? विलियम टॉड बास्केटबॉल। विलियम टॉड बास्केटबॉल। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी। वंदना कटारिया हॉकी। अब बताइए जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 8। जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या 8। नेक्स्ट बताइएगा वॉलीबॉल में कितना है? 6। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्र खेल है? श्रीलंका का। वॉलीबॉल किसका राष्ट्र खेल है? श्रीलंका। खिलाड़ी की संख्या 6। और मूत्र, ठीक है, मूत्र का पीएच मान भी 6 होता है, ठीक है ना। मूत्र का पीएच मान 6। हॉकी में खिलाड़ी की संख्या नहीं है। हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 15। अब बताइए रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्र खेल है? स्कॉटलैंड। सर्वाधिक प्लेयर्स की संख्या रग्बी फुटबॉल जो कि 15। यह किसका राष्ट्र खेल है? रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्र खेल है रग्बी फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। लॉन टेनिस में एक या 2, ठीक है। लॉन टेनिस में खिलाड़ी की संख्या 1 या 2। कबड्डी और वाटर पोलो में 7। लेकिन अभी हम लोग पढ़े 13, तो ऑप्शन में ध्यान देना है, ठीक है ना। हाँ, 6 चेंज होता है और 7 में 1 गोलकीपर और 6 खेलता है। टेबल टेनिस में 1 या 2। क्रिकेट में 11। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल 11 प्लेयर्स होते हैं। खो खो में खो खो और बेसबॉल 9। बेसबॉल किस देश का राष्ट्र खेल है? अमेरिका। जो कि डायमंड में खेला जाता है ना, उसका परिसर का नाम है डायमंड बेसबॉल। खो खो और बेसबॉल 9 खिलाड़ी की संख्या होता है। अब थोड़ा खेल संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ देना है। 4-5 टॉपिक है, ज़्यादा नहीं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से प्रथम पुरस्कृत प्रशिक्षक कौन थे? OM नंबियार। द्रोणाचार्य पुरस्कार से प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? OM नंबियार। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से प्रथम पुरस्कृत प्रशिक्षक कौन थे? OM नंबियार। कोई आ रहेगा? बुला लीजिए। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी पाम ट्री हिटर के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी पाम ट्री हिटर के नाम से प्रसिद्ध है? वह पॉली उमरीगर पुरस्कार है, ठीक है ना। पॉली उमरीगर पुरस्कार मतलब कौन सा क्रिकेट, नहीं, पॉली उमरीगर क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है, ठीक है ना। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी पाम ट्री हिटर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी पॉली उमरीगर, यह एक क्रिकेट खिलाड़ी है। इसका अन्य नाम क्या है? पाम ट्री हिटर, इसका प्रसिद्ध नाम है, ठीक। पॉली उमरीगर इसका संबंध है क्रिकेट खिलाड़ी, इसका एक प्रसिद्ध नाम है पाम ट्री हिटर। अब बताइए प्रथम महिला क्रिकेटर अंपायर कौन बनी है? महिला बना है। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर वो है अंजलि राजगोपाल। अंजलि राजगोपाल। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? अंजलि राजगोपाल। भारत की सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डूरंड कप, ठीक है। डूरंड कप का संबंधित है फुटबॉल से। यह भारत की सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल स्पर्धा है डूरंड कप, जिसका प्रथम आयोजन 1888 में किया गया था। कहाँ किया गया था? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में डूरंड कप का प्रथम आयोजन 1888 में किया गया था। अब है कौन सा भारतीय खिलाड़ी जिसने क्रिकेट एवं हॉकी दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? वो है MJ गोपालन। यानी यह एक भारतीय खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। क्या नाम है? MJ गोपालन। MJ गोपालन। इसका संबंध क्रिकेट एवं हॉकी दोनों से है। अब थोड़ा एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक बार देखते हैं कि इसको कितना याद है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में इन लोगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बताइए एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? चलिए आप बताइए।
एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? नेक्स्ट, कवक। जो जानते हैं जोर से बोलिएगा, ठीक है ना? कवक। एथलीट फुट नामक बीमारी कवक के कारण होता है। आप बोलिए, ठीक। रोलैक्ट एक्ट जो पारित हुआ था, कौन सा वायसराय के काल में पारित हुआ था? नेक्स्ट बोलिए। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में हुआ था ना रोलैक्ट एक्ट, जिसको काला कानून का उपाधि दिया गया है। तो कब हुआ था? 1919, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट बोलिएगा तुरंत। अपने आप को बंगाल का शहर किस गवर्नर जनरल ने कहा था? बंगाल का शहर किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। अपने आप को बंगाल का शहर किस गवर्नर जनरल ने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। इस्लाम की स्थापना कितनी शताब्दी में हुई थी? 7वीं शताब्दी। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी। आप बोलिएगा, ठीक है ना? हड़प्पा के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की, ठीक है। हड़प्पा के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। बताइए तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। जिनका है वो उनको बोलने दीजिए, फिर आप लोगों को मौका दिया जाएगा, ठीक है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्वेश्चन बहुत है, ठीक है ना? बोलना है सबको। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से है, ठीक है ना? डबल फॉल्ट टेनिस खेल से संबंधित है। अब बताइए नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार कब से देना स्टार्ट हुआ? अर्जुन पुरस्कार 1961 से, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से। इसका पुरस्कार राशि कितना किया गया? 15 लाख पुरस्कृत राशि है। अर्जुन पुरस्कार 1961 15 लाख। कुछ पूछना है? ठीक। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मतलब एक संगठन है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोलिए। मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कटक, और झारखंड में हजारीबाग। झारखंड में चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग, भारत में कटक उड़ीसा, जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल है, कटक उड़ीसा। 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और विश्व में चावल का बोलेगा तो फिलीपींस, मनीला में। बताइए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। आप बताइए, ठीक है ना? मेटूर बांध किस नदी पर बना है? मेटूर बांध कावेरी नदी, ठीक है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया। आप बताइए, ठीक है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बोलिए। होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। आप बोलिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब है गांधी जी का जन्म? 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, यानी 1869 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948, नाथुराम गोडसे के द्वारा ना। हाँ, उस दिन शहीद दिवस भी मनाते हैं। बताइए, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है, और इसी को अपनाया गया है हमारे रेलवे द्वारा, ठीक है ना? पंचवर्षीय योजना जो 19 में निकला था, अभी 23 आने वाला है, तो रेलवे को संज्ञा पंचवर्षीय योजना के तहत दे सकते हैं, ठीक है ना? पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है। अब किनका छूटा? आपका है ना, ठीक है। बोलिए, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। आप बोलिए नेक्स्ट, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंग ने किया था। विटामिन का आविष्कार फंग ने किया था। विटामिन का आविष्कार फंग ने किया था। राज विलय नीति किसने आरंभ किया था? राज विलय नीति, राज हड़प नीति जो है किसके शासनकाल में हुआ था? एक गवर्नर जनरल का नाम बोलना है, बताइए। राज हड़प नीति किसके द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यवगत का सिद्धांत, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। राज हड़प नीति कौन है? लॉर्ड डलहौजी। सबका हो गया? किन्हीं का छूटा है? ठीक है, अब नेक्स्ट विषय के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल पढ़े थे पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कितना था? 8 था। वर्तमान में कितने हुए? 12। मूल में कितना था? 8। वर्तमान में कितना है? 12। ठीक है। भारतीय संघ में
नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? एक में। कौन सा अनुसूची में? एक में। नए राज्यों का गठन कौन सा अनुसूची में? एक में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। ठीक है, राज्य का नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण कौन सा अनुसूची में मिलता है? अनुसूची एक में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? पहला संविधान कब हुआ था? 51। पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। कौन सा? अनुसूची 9 को, जो पहला संविधान संशोधन था ये वाला। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? वह 5वीं अनुसूची में। कौन सा अनुसूची में? 5वीं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अनुसूची 5। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। कौन सा अनुसूची है? 5 में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? कौन सा अनुसूची में उल्लेखित है? शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार सरकार को जो प्राप्त है, शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, वो कौन सा सूची में? 7वीं अनुसूची में। कौन सा अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो सरकार को प्राप्त है, वो कौन सा अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। ठीक है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? वह है 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। इसको कब जोड़ा गया था? 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची कब? कौन सा संविधान संशोधन? 1985 52वां। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 10 में दल बदले। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, कब संशोधन हुआ था इसमें? 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 10 में दल बदल है तो इसे दल बदल कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया अंग्रेजी का। ठीक है, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जिक्र नहीं है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 में। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा में दिया जाता है? साहित्य अकादमी दिया जाता है 24 भाषा में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषा में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा एक भाषा में दिया जाता है एक्स्ट्रा 22 भाषा के अलावा? राजस्थानी होना चाहिए। और साहित्य में 24 सब है, राजस्थानी और अंग्रेजी दोनों ऐड है उसमें, और ज्ञानपीठ में शायद राजस्थान में राजस्थानी भाषा। अब देख रहे हैं अनुसूची, सब 12 अनुसूची है ना वर्तमान में, सबका जिक्र देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या था? राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नामों एवं उनकी सीमाएं। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरा अनुसूची में क्या है? दूसरा में वेतन। दूसरा में नहीं, हाँ वेतन है। दूसरा में क्या है? वेतन। किसका किसका वेतन मिलता है? ठीक है, दूसरा अनुसूची में देख रहे हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। कौन सा अनुसूची? दूसरा। पहला में संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा में क्या है? वेतन, तीसरा में क्या है? शपथ। तीसरा में क्या है? शपथ। अब किसका किसका शपथ है देख रहे हैं। संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधान मंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों
के प्रारूप दिए गए हैं। कौन सा अनुसूची में? तीसरा में। तीसरा में क्या है? शपथ। पहला में था संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा में क्या था? वेतन, तीसरा में क्या है? शपथ। अब आ रहा है चौथा अनुसूची में क्या है? ठीक है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। किसका आवंटन है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, चौथा अनुसूची में जिक्र है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है? जनजाति। वह है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। कौन सा अनुसूची? 5। अब आ रहा है छठी अनुसूची। छठा में क्या है? 6 में ATMM। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। कौन सा अनुसूची है? छठा में। अब आ रहे सातवां। सातवां अनुसूची में क्या है? 7 में सूची। 7 में क्या है? सूची। सूची 3 ठो है, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची। संघ सूची में कितना विषय है? वर्तमान में बोलना है, कितना विषय है? वर्तमान में संघ सूची में विषय 100। संघ के बाद आ गया राज्य। राज्य में कितना है? राज्य में 61 और समवर्ती में कितना है? 52। संघ में 100, राज्य में 61, समवर्ती में 52 विषय। ठीक है, 7 में था सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आ रहा है 8वीं। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, अब आ रहा है 9वीं अनुसूची। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार ना। ठीक है, 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्वलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। कौन सा अनुसूची में? 9 में। शॉर्टकट में बोलते हैं भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। अब आ रहे 10। 10 में क्या था? दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। 10 में क्या है? दल बदल। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। अब 11 अनुसूची। 11 में क्या है? पंचायत। 11 में है पंचायत। ठीक है, 11 में है पंचायत। पंचायतों की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 11वां में पंचायत की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। अब आ रहे 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाएं। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। कौन सा अनुसूची में? 12। तुम बोलो अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 वो तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अनुसूची 3 बोलो इधर से कोई। अनुसूची 3 में है शपथ, वेतन। वेतन सॉरी, अनुसूची 3 में क्या है? वेतन। अनुसूची में अनुसूची 3 में क्या है? वेतन। दूसरा में है शपथ। दूसरा में क्या है? शपथ। तीसरा में क्या है? वेतन। ठीक। तीसरा में शपथ, दूसरा में वेतन। पहले वेतन लेगा उसके बाद शपथ लेगा। ठीक है, दूसरा में वेतन और तीसरा में क्या है? शपथ। ठीक है, दूसरा में है वेतन, तीसरा में है शपथ। तुम बोलो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी में? हाँ, चौथी में क्या है? बोलो कोई। ठीक है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, अब कोई बोले 11वां अनुसूची में क्या है? पंचायत। 11वां क्या है? पंचायत। और 12 में नगर पालिका। 10 में क्या है? दल बदल। दल बदल को कब जोड़ा गया था? कितना संविधान संशोधन? ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर भूगोल में भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, भौतिक विभाजन भारत का।
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना का। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है? भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। किधर? उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? वह 3 भाग। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? वह 3 भाग। 3 भाग क्या क्या है? पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। ठीक है, अब देख रहे हैं दूसरा, हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसका अन्य नाम है तिब्बत का क्षेत्र। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम है तिब्बत का क्षेत्र। दूसरा है बृहत हिमालय, जिसको बोलते हैं महान हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय, इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय, इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। अब आ गया चौथा को बोलते हैं बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, पहला है ट्रांस हिमालय, जिसका अन्य नाम है तिब्बत का क्षेत्र। दूसरा है बृहत हिमालय, जिसका अन्य नाम है महान हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। चौथा है बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब देख रहे हैं हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन में कौन सा निर्माण हुआ था? जो पहला पढ़े थे कौन सा था? बृहत हिमालय। ठीक है, बृहत हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय। ठीक है, कौन है प्राचीनतम? बृहत हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? हाँ बोलो। भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर। ठीक है, भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? वह शिवालिक। ठीक है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? वह है गिरिपद की स्थिति का। ठीक, किसका भाग है? किसका उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। ठीक है, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितना है? वह है 600 से 1200 मीटर। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितना है? 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय किसके किसके बीच है? ठीक है, महान हिमालय और शिवालिक। पहले था ट्रांस हिमालय, जिसको बोलते तिब्बत का क्षेत्र। दूसरा था बृहत हिमालय या महान हिमालय, इसी का नाम है। तीसरा था लघु हिमालय या मध्य हिमालय। चौथा था बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। चौथा तो यहाँ पर बोल रहा है लघु हिमालय, तो लघु हिमालय तीसरा था। इसका मतलब दूसरा और चौथा का बीच होगा। तो दूसरा में था बृहत हिमालय या महान हिमालय, और चौथा था शिवालिक हिमालय या बाह्य या उप हिमालय। तो तीसरा और चौथा में था महान हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य
कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। कितना हुआ देखो। अभी हम लोग लगभग सारे विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा किए। तो इस लाइव डिस्कशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।